इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। काफ़ी दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं। इससे पहले लगभग 2 मंथ पहले हमने क्लास छोड़ दी थी निजी कारणों से। आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम समझेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की होती है। प्रकृति मतलब कि एक तो हम जैसे कि विज्ञान मान सकते हैं या फिर उसे कला मान सकते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी 2 प्रकार के बनते हैं, अर्थशास्त्र कला है समझाइए या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है समझाइए। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न बनते हैं। अब उनका हमें आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर कॉपी में किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई विज्ञान क्या होता है, उसके बाद कला क्या होती है। तभी हम अर्थशास्त्र एक विज्ञान है उसको समझ सकते हैं या फिर अर्थशास्त्र एक कला है उसे समझ सकते हैं। तो विज्ञान की यदि हम बात करें तो विज्ञान क्या होता है, जिसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जैसे हम पानी का फॉर्मूला निकालते हैं तो H2O बनता है। ये क्या है, एक विज्ञान है। अब इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि विज्ञान क्या होता है। सबसे पहला तथ्य देखिए, पहला है तथ्यों का क्रमबद्ध संग्रह। विज्ञान की यदि हम बात करें तो जो भी तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि हम यदि साइंस पढ़ते हैं तो विज्ञान में साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, H2O। अब पानी का जो फॉर्मूला है, जो गुण सूत्र है उसके वो क्या है, 2 गुण है हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है H2O। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो तथ्यों का क्रमबद्ध संग्रह है। क्रमबद्ध संग्रह मतलब कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। तो एक तो तथ्यों का क्या हो गया, क्रमबद्ध संग्रह हो गया। दूसरा विश्लेषण एवं नियमों तथा विश्लेषण करना है किसका, तथ्यों का। जो भी तथ्य हमने लिए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद जो नियम और सिद्धांत हम बनाएंगे, जिसका प्रतिपादन करेंगे, वो किस प्रकार से होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौमिक ऐसा मतलब कि कहीं भी जाइए पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, ना कि उसमें कोई परिवर्तन होगा। हाँ, उसका जो फैक्ट है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि हम यदि समुद्र का पानी टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा खारापन ज्यादा रहेगा, नमक की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। और जो नॉर्मल पानी होता है जिसे हम पीने में उपयोग करते हैं वो उसका टेस्ट अलग होता है। ये उसका प्रकार थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होगा। बाकी जो फॉर्मूला है ये कैसा रहेगा, ये सार्वभौमिक रहेगा। सार्वभौमिक मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइए, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होती है, ये होती है सार्वभौमिकता। तो साइंस के जो भी नियम होते हैं सभी में सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन को हम O से यदि प्रेजेंट कर रहे हैं तो हर जगह उसको O से ही प्रेजेंट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय जो भी नियम कानून है साइंस के अंतर्गत जो भी पढ़ते हैं समझते हैं, जो वैज्ञानिक है वो समझते हैं, वो सभी किसको प्रयोग करते हैं, जैसे वाटर को क्या लिखेंगे, वो H2O ही लिखेंगे। तो एक प्रकार से एक तो कारण और परिणाम ये भी होना चाहिए। कारण क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि मिला दिया जाए तो ये तो क्या हो गया, कारण हो गया। तो इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम पानी निकल के आता है। मतलब 2 गैसों का यदि हम मिश्रण करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, दोनों का मिलना क्या हो गया, कारण हो गया। और इन कारण के परिणाम स्वरूप जो निकल के आया है पानी, तो ये क्या हो गया, उसका परिणाम हो गया। अब विज्ञान के अंतर्गत यदि हम देखें तो 4 फैक्ट हमने समझ लिए हैं। अब 4 फैक्टों को हमें क्या करना है, अर्थशास्त्र में समझना है। अर्थशास्त्र में किस प्रकार से कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन्हें क्या करना है, क्रमबद्ध संग्रह हम करते हैं या नहीं करते। तो अर्थशास्त्र में जो भी हमारे आंकड़े होते हैं, पैसे का विज्ञान है, पैसे का विज्ञान बोला जाता है अर्थशास्त्र को। इसका मतलब कि जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं बाजार से, जो भी आंकड़े हम संग्रह करते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। क्रमबद्ध, अब जैसे कि आपकी सैलरी बनती है, आपकी सैलरी पर मंथ बनती है, जो जनवरी फरवरी से हर मंथ, तो हम क्या कर रहे हैं उसको क्रमबद्ध। कोई भी यदि दूसरे को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आप उसकी सैलरी बनाएंगे तो हर महीने की बना रहे हैं, एक क्रम उसमें है। तो क्रमबद्धता है या नहीं है,
तो अर्थशास्त्र में क्रमबद्धता है, यदि है तो फिर अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, उन्हें जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं कि नहीं करते। जैसे आप दुकानदार हैं या कोई बड़े बिजनेसमैन है, आप जैसे आपके फादर है, कोई बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, कपड़े की दुकान, कुछ भी चलाते हैं, तो आप उनका यदि मंथली इनकम निकालेंगे तो कहाँ पर कितना लग गया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, इस प्रकार से क्या होता है, विश्लेषण होता है। ठीक इसी प्रकार से जब विश्लेषण कर लेते हैं हम अर्थशास्त्र में, जब पूरे मार्केट का अध्ययन करते हैं, तो काफी सारे वीडियो चैनल पर हैं, उनमें आप समझेंगे। जैसे कि हमने मुद्रास्फीति की बात की। मुद्रास्फीति क्या होती है, ये चीज जैसे कि ये जो हम अभी टॉपिक ले रहे हैं ये 11th क्लास का है, ठीक है। इससे आगे जब आप 12th क्लास में पहुंचते हैं तो 12th क्लास में आप मुद्रास्फीति भी पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई की स्थिति। महंगाई की स्थिति में क्या होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा होता है। अब पैसा ज्यादा होता है, कैसे आया, किस प्रकार से आया मार्केट में, अब मार्केट से पैसा किस प्रकार से निकलेगा, तो इसके लिए बहुत सारे नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। तो पहले तो विश्लेषण किया जाता है आंकड़ों का कि बाजार में महंगाई है या बाजार में महंगाई नहीं है, बाजार में मंदी चल रही है या बाजार में तेजी है, सभी आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है। जैसे अभी आप मांग का नियम पढ़ोगे, पूर्ति का नियम पढ़ोगे, तो ये सारे क्या है, अर्थशास्त्र के नियम हैं। रोजगार सिद्धांत पढ़ोगे तो ये सब जो आते हैं किसमें आते हैं, विज्ञान में आते हैं। तो एक दृष्टि से यदि हम हमारे पहले तथ्य और दूसरे तथ्य की दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा है कारण और परिणाम। कारण और परिणाम, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यदि दोनों गैसों को हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तो हाइड्रोजन के यदि उसमें 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बना लेगा, पानी का निर्माण कर लेगा। तो मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो मिलना क्या हुआ, कारण हुआ कि दोनों गैसें मिली, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पानी बन गया। तो कारण और परिणाम दोनों होना चाहिए। अब इस प्रकार का फैक्ट हम अर्थशास्त्र में देखते हैं कि नहीं देखते। जैसे कि बाजार में यदि पैसा अधिक पहुंच जाए, सरकार बाजार में पैसा पहुंचाना चाहती है, तो सरकार क्या करेगी, कई सारे कार्य निकालेगी, जैसे कि कहीं सड़क बनवा देगी, हॉस्पिटल का निर्माण करवा देगी, तो उसके लिए पैसे का भुगतान करेगी। अब पैसा किसे मिलेगा, जो लोग उसमें काम करेंगे, जो लोग सड़क का निर्माण करेंगे, उनके पास पैसा जाएगा, मतलब कि बाजार में पैसा पहुंच गया है। तो यहाँ पर कारण और परिणाम भी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा जो कारण है, जो कि फैक्ट है, उसकी दृष्टि से अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। नियमों में सार्वभौमिकता। नियमों में सार्वभौमिकता मतलब कि ऐसा नहीं कि एक देश में सरकार ऐसा करती है और दूसरे देश में सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अब ये उस देश की जो नीतियां होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। किस प्रकार से हो सकता है कि जिस समय एक देश में अर्थव्यवस्था संतुलित चल रही हो, उसी समय दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था हो वह डामाडोल हो सकती है, या तो उसमें बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा मंदी हो सकती है, या फिर संतुलन भी हो सकता है। तो नियमों में क्या होती है, सार्वभौमिकता भी होती है। तो यदि चारों तथ्यों की दृष्टि से हम देखें तो एक प्रकार से जो हमारी अर्थशास्त्र होती है ये क्या होती है, एक विज्ञान होती है। अब यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, समझाइए, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, इन 4 तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं का विश्लेषण हमें कर देना है, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है वो क्या है, वो है कला का। अर्थशास्त्र एक कला है, समझाइए, या फिर अर्थशास्त्र कला है, इसके पक्ष में तर्क लिखिए। तो कला क्या होती है, कलाबाजी आपने देखी होगी, जैसे कि एक जादूगर है। अब जादूगर क्या करता है, जादूगर जादू दिखाता है, जैसे कि 1 रुपए के सिक्के को वह 2 करके दिखा देगा,
या फिर एक सिक्के को 3 करके दिखा देगा। तो ऐसा संभव है क्या? यदि जादूगर ये कर लेता तो वो आपको दिखाने की बजाय खुद घर पर एक सिक्का लेके उसके डबल तिबल चबल करके स्वयं पैसा निर्मित कर लेता। लेकिन ऐसा होता है क्या? वह लोगों में दिखाता है, एंटरटेनमेंट करता है और बाद में उनसे पैसे लेता है। तो ये क्या है? उसकी एक कला है। ठीक है, एक तो कला को समझने का ये तरीका है कि कला क्या होती है। दूसरा, अब देखिए जो कला होती है अध्ययन के व्यावहारिक पक्ष, क्या होता है? अध्ययन का एक व्यावहारिक पक्ष होता है। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि पैसे को डबल किस प्रकार से करना है, पैसे से बिजनेस करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा फिर और हमारा जो व्यवसाय है वह भी बढ़ता है। ठीक है, किसी चीज में पैसा लगाएंगे तो उससे या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। जैसे आपके पास 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए का यदि आप बिजनेस डालते हैं, 5,000 रुपए की आप छोटी सी यदि दुकान करते हैं, तो हो सकता है कि उससे आपको प्रॉफिट हो और अगले महीने ये 5,000 डबल होकर कितने हो जाए? 10,000 हो जाए। ठीक, अब ये कब होंगे? जब आप में इसकी कला होगी, आपको ये सब आता हो कि दुकानदारी कैसे चलानी है, कैसे अपना खर्च निकालना है और उसके बाद फिर से माल भरना है। तो एक प्रकार से क्या हो गई है? कला हो गई। किस प्रकार की कला? कि आपने जो अध्ययन किया है, तथ्यों का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, नियम बनाए हैं, कारण और परिणाम जानते हैं कि ये करेंगे तो लॉस होगा या फिर ये करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। नियमों में क्या है? जानते हैं कि इस नियम के होने से ये हो जाता है। जैसे कि महंगाई, यदि बाजार में महंगाई ज्यादा है तो उस समय आपको लाभ कम होगा। ठीक है, महंगाई ज्यादा है तो उस समय आपको लाभ कम होगा क्योंकि आप भी जो माल खरीद के लाएंगे उस पर आपको मार्जिन कम मिलेगा। और यदि मंदी की स्थिति है तो भी आपको क्या होगी? हानि होगी। तो एक प्रकार से बाजार में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। तो इन सारी बातों को यदि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक रूप को यदि जानते हैं और उस वैज्ञानिक अध्ययन को आप अपने व्यवसाय में व्यवहारिक रूप से क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या है? जो आपका उद्देश्य है लाभ कमाना, ठीक है, तो उसकी एक प्रकार से विधि हो जाती है। क्या हो जाती है? विधि हो जाती है कि हमें जो हमारे पास ज्ञान है उसको किस प्रकार से हमें अप्लाई करना है। तो कला क्या है? कला में हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि अध्ययन का जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है उसे हम कला कहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम विधि हम कह सकते हैं जो कि कला का एक रूप होती है। अब इसे हमें क्या करना है? अर्थशास्त्र की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? कि अर्थशास्त्र एक तो हमने समझ लिया कि विज्ञान होता है, इसमें हम क्रमबद्ध तथ्यों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें कारण और परिणाम भी होते हैं और नियम जो होते हैं इसके सार्वभौमिक होते हैं। ये सभी जानते हैं हम। ये सभी जानने के पश्चात यदि ये चीज हम ठीक से क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं इन नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा? अध्ययन का व्यावहारिक पक्ष हो जाएगा। तो व्यावहारिक पक्ष अर्थशास्त्र में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो भी नियमों का प्रतिपादन करते हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, वो पहले अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, समझेंगे, फिर उसको व्यावहारिक रूप से अप्लाई करेंगे। तो एक प्रकार से क्या है? कला भी है। अब जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री एक अच्छा अर्थशास्त्री है और वह देश को अच्छे से चलाना चाहता है, तो वह यह सोच समझकर, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ानी है तो वह पहले समझेगा कि इस वस्तु से कितने लोग प्रभावित होते हैं। कितने लोग मतलब कि जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल जो लोग गाड़ियां, जिनके पास बाइक है या फिर 4 व्हीलर है और ये पेट्रोल से चलती है, वो लोग प्रभावित होंगे। और उन्हीं के पास ये बाइक होगी जो लगभग की मध्यम वर्ग के लोग होंगे, जिनके पास इतना पैसा है कि इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे अनाज है, यदि अनाज की कीमत एकदम से ऊपर कर दी जाए, अनाज की कीमत को बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो गरीब वर्ग है, जिसके पास एक वक्त के खाने के लिए वह मजदूरी करता है, उस व्यक्ति का क्या होगा? एक व्यक्ति को, एक प्रधानमंत्री को सोचना है, ठीक है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग होते हैं जो उपभोग करते हैं,
उन्हें समझने के परिणाम स्वरूप ही वह नियमों का क्या करेगा, प्रतिपादन करेगा। तो ये उसके पास क्या होगी, एक प्रकार से कला होगी कि वह सभी व्यक्तियों का ध्यान रख रहा है। और यदि वह ये सोचे कि नहीं, केवल किसान को फायदा पहुंचाना है, तो किसान की जो उपज है उसे हमें क्या करना है, महंगे दामों में खरीदना है। ऐसा करने से एक तो उपज का भाव बढ़ेगा, तो जिनके पास कम पैसा है वह उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो एक वर्ग को फायदा होगा और दूसरे वर्ग को नुकसान होगा। तो अब क्या करना है, एक अर्थशास्त्री यदि कोई प्रधानमंत्री या कोई भी वित्त मंत्री जो भी है एक अर्थशास्त्री है, तो वह सोच समझ के जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनका क्या करेगा, प्रतिपादन करेगा। तो वह उसकी क्या कहलाएगी, कला कहलाएगी। तो एक प्रकार से अध्ययन को एक व्यवहार के रूप में, व्यावहारिक रूप में लाना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं क्या है कि एक प्रकार से देखें तो अर्थशास्त्र में दोनों ही शामिल हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वह कला भी है और विज्ञान भी है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, ये लिखेंगे। यदि दोनों का जो है, जैसे कि कला और विज्ञान एक साथ पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, पक्ष में तर्क दीजिए, तो निष्कर्ष के रूप में हम पहले तो ये लिखेंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, 4 तथ्य समझाएंगे। उसके बाद उसका जो व्यावहारिक पक्ष है उसको लिखेंगे, और निष्कर्ष के रूप में सबसे नीचे हम लिख देंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, बशर्ते कि जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि को अपनाया गया हो। तो उस दृष्टि से अर्थशास्त्र की जो प्रकृति होती है वह कला और विज्ञान दोनों की होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।